हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है। क्या है कि इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये जो इतिहास का पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये खान सर का जो क्लास में कराया जाता है ना, वो पीडीएफ है। ठीक है, खान सर से हम बहुत पहले पढ़े थे, उनका यह पीडीएफ दिया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसी से रहता है। ठीक है, तो ये पीडीएफ को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जब आँख में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हौसले के तरकस, हौसले के तरकस, कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हर हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, जिंदा रखो। अनुभव कहता है दोस्तों कि यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो इन्हीं सब शब्दों को विराम देते हुए हम लोग क्या पढ़ेंगे? इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। इतिहास, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, अतीत का जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए क्या? तो चलिए ब्लैक कर लेता हूं मैं, है ना? ब्लैक सही रहेगा ना? चलिए, कोई बात नहीं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। देखिए, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का अध्ययन मतलब अतीत का इतिहास, अतीत का अध्ययन को इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास के तीन खंडों में बांटा गया है। इतिहास को तीन खंडों में बांटा गया है। इतिहास ये है: प्राक ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको बांटा गया। प्राक ऐतिहासिक काल में क्या होता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। माने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को ही ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल में क्या क्या है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। आद ऐतिहासिक में क्या है? सिंधु सभ्यता, कासा, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता, कासा, हड़प्पा। ठीक है, चलिए अगला जो है ऐतिहासिक काल का देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल में कहता है क्या? प्राचीन, प्राचीन काल और मध्यकाल और प्राचीन काल और मध्यकाल और प्राचीन काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व। ऐतिहासिक में इतना हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व काल। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था? हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, मतलब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता है, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। किसको रखते हैं? पाषाण काल को रखते हैं। मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता। ठीक है, इनकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। ठीक है, चलिए अगला क्या है दोस्तों? पाषाण काल। इसी का फर्स्ट रूप अब लेके चलेंगे। फर्स्ट से हम लोग चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना दीन दुनिया। क्या है पाषाण काल? देखिएगा पाषाण काल क्या कहता है। तो कहता है दोस्तों पाषाण काल, पाषाण काल कहता है, पाषाण काल, पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल को चार भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में है पूरा पाषाण काल, सेकेंड में क्या है? मध्य पाषाण काल, थर्ड में क्या है? नव या उत्तर पाषाण काल इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या क्या है।
नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये सब तो था ना, 4 तरह से बांटा गया है। तो सबसे पहला देखते हैं दोस्तों, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या है? यह इतिहास का सबसे, यह इतिहास का, यह इतिहास का, यह इतिहास का, एक मिनट, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। सबसे प्रारंभिक समय क्या था? पूरा पाषाण काल। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। ठीक है, आदि मानव कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इस समय का मानव खाना बदोश, खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। आग की खोज थी इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि। और ये खाद्य संग्राहक थे, मतलब खाना बदोश थे। ये सिर्फ खाना का, जैसे कुत्ता वगैरह जो अभी है, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, जानवर जो अभी है क्या है, वो उसको खाना चाहिए सिर्फ, मतलब वो खाना बदोश हैं। ठीक है, मानव को ना चिंता रहता है, ये है, वो है, ये है, कहाँ से आएगा, कहाँ, लेकिन वो सब क्या है, वो सब निश्चिंत हैं कि सिर्फ हमें खाना मिले, मतलब खाना बदोश है। मध्य पाषाण, यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है मध्य पाषाण काल। एक है पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल आया, नव या उत्तर पाषाण काल उसके बाद आएगा। तो मध्य पाषाण काल में क्या है? पूरा पाषाण काल के बाद का ये काल था। ठीक है, इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि, अंतिम कार्य, अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। ठीक है, अंत्योष्टि, अंत्योष्टि उसी को बोलते हैं, अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम होता है वो था। पूरा पाषाण काल के बाद आया मध्य पाषाण काल। इस काल में हथियार छोटे थे और इस समय के मानव के सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि थी, मतलब अंतिम संस्कार करना था। ठीक है, चलिए अगला है नव या उत्तर पाषाण काल। नव या उत्तर पाषाण काल, इस काल में मानव ने अस्थाई आवास बना लिया था। क्या बना लिया था? अस्थाई आवास बना लिया था। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका, मनका बोलते हैं किसको? घड़ा को, घड़ा की खोज किया था। पहिया और घड़ा की खोज कर लिया था नव या उत्तर पाषाण काल में। इस काल में मानव ने अस्थाई आवास बना लिया था। ठीक है, साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। कृषि और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। कब? नव या उत्तर पाषाण काल में, याद रखिएगा। मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी। 7000 ईसा पूर्व मानव ने 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूं की थी। जौ एवं गेहूं की थी दोस्तों। चलिए अगला जो पॉइंट है वो है आपका मानव द्वारा पाला गया, नोट में चल रहा है ना, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता था, कुत्ता। अगला जो है ताम्र पाषाण का, नव या उत्तर देख लिए हैं, मध्य पाषाण काल देख लिए, पूरा पाषाण काल देख लिए, चौथा आ गया आपका ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था, पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी दोस्तों, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हुआ। तांबा जब मिल गया तो इसका औद्योगिकीकरण शुरू हुआ। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। सही बात है। किस काल में मानव आखेट था, शिकारी था? पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा में, इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला है, साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है इलाहाबाद के कोल्डिहवा में। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ लिए? प्राक ऐतिहासिक काल पढ़ लिए। अब है आद ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल पढ़ें, उसके बाद आगे हम लोग आद ऐतिहासिक काल में, इसमें सिंधु सभ्यता ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक
साक्ष्य है। ठीक है, इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं, इसमें क्या रखते हैं, सिंधु सभ्यता को रखते हैं। चलिए अगला है, यह सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं क्या क्या है इसमें, इसको रखते हैं। तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिलती है। सिंधु सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर मिलती है। ठीक है, क्लियर है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। इसकी जो पहली खुदाई है कहाँ से हुआ था, हड़प्पा से हुआ था, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी मतलब मैसेज, जो सिंधु सभ्यता का मैसेज होता है, मैसेज कौन दिया था दोस्तों, चार्ल्स मेसन ने दिया था, चार्ल्स मेसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम में दिया था, जेम्स कनिंघम ने दिया था। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, 13 लाख किलोमीटर वर्ग में फैली है। जानकारी दिया था दोस्तों चार्ल्स मेसन ने, चार्ल्स मेसन ने जानकारी दिया था। और फिर सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने सिंधु सभ्यता का मतलब सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम ने, चार्ल्स मेसन दिया था जानकारी और सर्वेक्षण को जेम्स कनिंघम ने किया था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली है। कब कहाँ फैली हुई है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का जो नामकरण है जॉन मार्शल ने किया था। और खुदाई, पहली खुदाई जो करवाया था दयाराम साहनी ने करवाया था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ना, इस प्रश्न को एक बार और करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो साक्ष्य जो इसका जानकारी जुटाए थे वो कौन थे, चार्ल्स मैसन, मतलब जानकारी जो दिया था चार्ल्स मैसन था। और सर्वेक्षण जो करने गया, जैसे जानकारी दिया तो फिर उसके बाद कहा कि चलो सर्वेक्षण करते हैं, सर्वेक्षण किया कनिंघम ने, और सर्वेक्षण किया तो पता चला कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, और उसके बाद सिंधु सभ्यता का नामकरण जो है जॉन मार्शल ने दिया, नामकरण दिया जॉन मार्शल ने। और फिर खुदाई स्टार्ट करवाया दयाराम साहनी ने। तो कितने लोग इसमें हैं, देखिए चार्ल्स मैसन हो गया, जेम्स कनिंघम हो गया, जॉन मार्शल हो गया, दयाराम साहनी, खुदाई ये कराए। मतलब क्या, 4 लोग मिलके इसको एगो मैसेज दिया, तो एगो सर्वेक्षण किया, एगो नामकरण किया, एगो खुदवाई करवाया। ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कौन, सिंधु सभ्यता। कैसा है, त्रिभुजाकार है, ये याद रखिएगा। चलिए ज़बरदस्त तरीके से क्लास चल रहा है, अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा टनाटन से। चलिए, सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। ठीक है, अब देखिए उत्तर में क्या है, मांडा जो चिनाब नदी है, मांडा कहाँ है, तो उत्तर में है आपका कश्मीर, तो वहाँ है कश्मीर, मांडा चिनाब नदी, कश्मीर मांडा चिनाब नदी। ठीक है, और फिर पूरब में क्या हो जाएगा इसका, पूरब में हो जाएगा दोस्तों, देखिए पूरब में हो जाएगा आपका, उत्तर दक्षिण में अब जाएंगे ना, दक्षिण में हो जाएगा आपका दैमाबाद प्रवरा नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र में पड़ता है। दैवा नदी दैमाबाद प्रवरा नदी, दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र में पड़ता है। और पश्चिम में पड़ता है सूतका गेंडोर दास्क नदी, सूतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे है सूतका गेंडोर। पूरब में पड़ता है आलमगीरपुर हिंडन नदी, पूरब में उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और फिर ये हो जाएगा महाराष्ट्र, दैमाबाद क्या है, महाराष्ट्र हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा क्या, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और ये पश्चिम सूतका गेंडोर दास्क नदी, इसको याद रखिएगा, पश्चिम में सूतका गेंडोर दास्क नदी। मतलब क्या कि मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है, उत्तर में है, दक्षिण में दैमाबाद है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। सम मतलब ट्रिक देखिए इसका क्या है, सम मतलब ऐड इसको कर सकते हैं, सम मतलब ऐड, तो सम मतलब ए से हो गया आलमगीरपुर, डी से हो गया आपका दास्क नदी। और अच्छा ठीक है, सम बराबर ऐड, स्थल का नाम है जो सम इक्वल टू ऐड है। स से क्या करेंगे, सूतका गेंडोर,
और म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, दी से दैमाबाद। मतलब सम इक्वल टू ऐड डच है पर, डच है पर, मतलब डच, ड से डास्क नदी, च से चिनाब नदी, और है से कुछ नहीं, प से परवरा, और डच है पर, ड से डास्क नदी, ठीक है, च से चिनाब नदी, ठीक है से हिंडन नदी, ठीक है, अब प से परवरा नदी, ऐसे याद करना है से हिंडन नदी हो जाएगा। स्थल का नाम क्या है, सम इक्वल टू ऐड, मीन्स स से सुतका गेंडोर, और म से मांडा, और ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद, और नदी का नाम है डच है पर, मीन्स ड से डास्क नदी, च से चिनाब नदी, और ह से हिंडन नदी, प से परवरा नदी, ठीक है, याद हो जाएगा आपको, 2-3 बार मैंने रिपीट कर दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर के टाइम से आप देखते होंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में थी, पश्चिमी में पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर है, ठीक है। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी, कश्मीर में उत्तरी में कश्मीर, मांडा, चिनाब नदी, और पूर्वी में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। दक्षिण में सीमा ये है इसका महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी, प्रवरा नदी के तट पर थी। इसकी सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर, जो पश्चिम में है आपका पाकिस्तान, याद रखना है, ठीक है। और पूर्व में हो जाएगा क्या, पश्चिम में वो चीज़ हो, पूर्व में हो गया उत्तर प्रदेश, और उत्तर में क्या हो गया कश्मीर, और दक्षिण में क्या हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग जानते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सबसे पहला जो है सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है वो क्या है, हड़प्पा है। ये 1921 ईस्वी में इसका खुदाई हुआ था। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिलती है, क्या मिलती है, निम्नलिखित वस्तुएं मिलती है, क्या क्या मिलता है, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, और RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह मिलता है इसे यहाँ पे, ठीक है। तो हड़प्पा में क्या क्या मिलता है दोस्तों, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास में कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, और RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह, ये सब हड़प्पा में मिलता है। अगला क्या है दोस्तों, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, ये मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था, इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। कौन लरकाना जिले में स्थित है, मोहनजोदड़ो का, ठीक है। यह सिंधु नदी के तट पर है, यह भी सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो देखिए, इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, क्या है, सबसे बड़ा शहर है सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है, मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। पुरोहित आवास, उसमें क्या था, कुम्हार का चाक, इसमें क्या है, पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित आवास घर में कुआं है, विशाल स्नानागार है, अन्नागार है, फिर सूती वस्त्र है, सबसे चौड़ी सड़क है यहाँ, सभागार है, पशुपति शिव है, कांसे की नर्तकी है, तांबे का ढेर है। क्या क्या मिला दोस्तों, यहाँ पुरोहित आवास है, तो घर में कुआं रहेगा, विशाल स्नानागार रहेगा, अन्नागार रहेगा, और सूती वस्त्र होगा, सबसे चौड़ी सड़कें होंगी, और सभागार होगा, पशुपति शिव, और कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर होगा, ठीक है। चलिए, अगला जो है नोट में क्या है लिखा हुआ देखिएगा,
मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। अन्नागार जो है सबसे बड़ा भवन या इमारत है। चान्हुदड़ो, जो चान्हुदड़ो है अगला, वो है क्या, 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में चान्हुदड़ो। इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की थी। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान में चान्हुदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी। चान्हुदड़ो का खुदाई। यही एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। ठीक है, दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। क्या है, औद्योगिक शहर है चान्हुदड़ो। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। मेकअप की सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। चान्हुदड़ो स्त्री से ज़्यादा संबंधित था। मेकअप की सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता यहाँ मिला था चान्हुदड़ो में। ठीक है, अगला है रोपड़ है 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में रोपड़ देखिएगा, रोपड़ 1953 ईस्वी में। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। पंजाब के सतलज नदी के किनारे क्या है, यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में कि यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर को भी शव मिला है रोपड़ में। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी शव मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। बुर्ज होम में भी ऐसा ही मिला था। ठीक है, बनवाली क्या है, बनवाली देखिएगा अच्छा से, एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है बनवाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। बनवाली का जो है सड़कें क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। बनवाली कहाँ है दोस्तों, तो हरियाणा में। इसके समीप रंगोई नदी है। इसके समीप बनवाली के समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। बनवाली में जल निकासी के नहीं थे, जिसके कारण घरों में सोख्ता मिला है। ठीक है, अब देखिए अगला है कालीबंगा। कालीबंगा है, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। काली मिट्टी की चूड़ी, कालीबंगा काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे है। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा कहाँ है, तो ये है आपका राजस्थान में। अलंकृत ईंट, ये इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। तो यहाँ चूड़ी आ गया, तो अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती या अभी घग्गर नदी भी बोलते, पहले घग्गर नदी बोलते थे, अभी सरस्वती नदी के किनारे बोलते हैं सरस्वती नदी। ठीक है, इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बी लाल ने की। बीके थापर और बी लाल ने की। बीके थापर बी लाल ने की थी। धौलावीरा देखिए अगला क्या है, धौलावीरा। तो यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। इसकी खुदाई कौन ने किया था, रविंद्र सिंह ने। अगला है सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। कलश सावधान और घोड़े की हड्डी मिली है। कहाँ से, सुरकोटदा से। और लोथल, यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। लोथल में सड़कों की ओर खुलते थे। ठीक है, यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते हैं। यहाँ फारस की मुहरें मिली भी है।
फारस के मुहरे भी मिले जो विदेशी व्यापार का संकेत देता है, विदेशी व्यापार का संकेत देता है। अगला है यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से युगल सावधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है, सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर, अगला जो है दोस्तों रंगपुर, ठीक है, यह गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से धान की भूसी मिला है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, गुजरात प्लस पाकिस्तान में, गुजरात प्लस पाकिस्तान में ये इसका फैला हुआ। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा है। भारत में सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखीगढ़ी हरियाणा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो, शहर जो हो गया मोहनजोदड़ो, स्थल हो गया भारत में ये राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता की विशेषता, सिंधु सभ्यता का विशेषता क्या क्या है दोस्तों वो जान लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता का जो विशेषता है क्या है? सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब सीधे होती थी, तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में होती थी, पूरब से पश्चिम की ओर होती थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर इसका सड़क पूरा रहता था। नालियाँ ढकी हुई थी, कितना विद्वान था ये, नालियाँ ढकी हुई थी। आजकल के ज़माने में जो अभी देख रहे हैं हम लोग, अभी के टाइम में इतना विद्वान नहीं है। पहले का देखिए आदमी कितना विद्वान, नाली को ढाके हुए रखती थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। इनका व्यापार कहाँ तक होता था दोस्तों? विदेशों तक होता था। इनका समाज मातृसत्तात्मक था। क्या था? समाज जो था मातृसत्तात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसा था? भाव चित्रात्मक था लिपि, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। अगला है, इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला। इनके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था। न्यूनतम बाट 16 केजी का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। किसको माना जाता है? बाढ़ को माना जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व है। 10,000 ईसा पूर्व है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, क्या है? इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, देखिए एक ये चीज़ याद रखिएगा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ रहे हैं। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी मीन्स दजला फरात नदियों के मध्य में हुआ। ठीक है, यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि। ठीक है, मतलब इसका जो मुख्य आधार क्या था? कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। मेसोपोटामिया के सभ्यता के 4 भाग थे। कौन कौन? सुमेरियन की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता, कैल्ड्रिया की सभ्यता। ठीक है, चलिए, झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। कहाँ स्थित है? झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। मतलब सिकंदर इसको बर्बाद कर दिया था, इसके बाद इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है? विश्व की सबसे पहली सभ्यता, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता है। ठीक है, विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता ये है क्या? पहली सभ्यता मेसोपोटामिया, पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता। मेसोपोटामिया जो आता है पहली सभ्यता और ये सिंधु जो है ये शहरी सभ्यता है।
अब अगला है, अभी पढ़े मेसोपोटामिया की सभ्यता, अब पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, ठीक है। मिस्र की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व। यह मिस्र से रेगिस्तानों में स्थित थे। इसे नील नदी की देन है, इसकी नील नदी का देन है, ठीक है दोस्तों। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मरमी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। तो क्या प्रसिद्ध है? रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व है। यह इटली में विकसित थी। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षक केंद्र है। रोम की सभ्यता दोस्तों 600 ईसा पूर्व, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रोम की सभ्यता, यह इटली में विकसित हुई थी। रोम की सभ्यता कहाँ? इटली में विकसित हुई थी। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। कौन? रोम की सभ्यता में, ठीक है। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षक केंद्र है। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं आगस्टस थे। जूलियस सीजर और आगस्टस थे। किसका? रोम का। तो देखिएगा नोट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। नोट में है, जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उनके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जूलियस सीजर नामक नाटक जो है विलियम शेक्सपियर लिखा है। फारस की सभ्यता, अगला क्या है दोस्तों? फारस की सभ्यता, ये है 500 ईसा पूर्व, ठीक है। 500 ईसा पूर्व, यह वर्तमान ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार किया था। अरब प्रायद्वीप पे मतलब अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी तथा फारसी धर्म को मानते थे। और फारसी भाषा भी था। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। जो सिकंदर है, इस धर्म को अंत कर दिया, ठीक है। चलिए अगला है स्पार्टा क्या है? स्पार्टा अपने बहादुर सैनिक के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास का एक छोटा सा क्षेत्र है, ग्रीस के पास का, ठीक है। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिक ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिक को मात दे दी थी। 20,000 सैनिक को मात दे दिया था 300 सैनिक से। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टनस को हरा दिया, ठीक है। पीली नदी की सभ्यता, यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। हांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए? उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है दोस्तों। अगला है ऐतिहासिक काल। देखिए ऐतिहासिक काल है अगला। इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है, सही बात है, और इसे पढ़ा भी जा सकता है ऐतिहासिक काल का। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय है। वैदिक काल से जितना भी समय है अभी तक का, इसी को बोलते हैं क्या? ऐतिहासिक काल, ठीक है। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल। देखिएगा ऐतिहासिक काल 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक, विदेशी यात्रा, साहित्य। पुरातात्विक के 2 भागों में बांटा गया, सिक्का और अभिलेख। साहित्य को 2 भागों में बांटा गया, धार्मिक, गैर धार्मिक, ठीक है। अब धार्मिक को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन है? ब्रह्म और गैर ब्रह्म। ब्रह्मन में आते हैं क्या? वेद आता है, ऋग्वेद आता है, वेदांग आता है, पुराण आता है, उपनिषद आता है, महाकाव्य आता है। गैर ब्राह्मण में आता है जैन और बौद्ध। जो आता है गैर ब्राह्मण में आता है। चलिए सिक्का, कॉइन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या है? सिक्का, ठीक है। क्या है? सिक्के का अध्ययन
न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है, न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। पहला क्या है आपका, पहला देखिएगा, टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था, यह सिंधु सभ्यता में बना था। किसमें बना था? सिंधु सभ्यता में बना था। ठीक है। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। आहत सिक्के पर लिखावट नहीं होती थी, आहत सिक्के पे केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे, मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे, सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया, यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। ठीक है। चलिए अगला है शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। ठीक है। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे, इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। ठीक है। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ था। ठीक है। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। सही बात है। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में हुआ था, कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में हुआ था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था, चमड़े का सिक्का। ठीक है। अगला है रुपये का प्रयोग शेर शाह सूरी ने किया था, शेर शाह सूरी ने रुपये का प्रयोग किया था। दाम का प्रारंभ शेर शाह सूरी ने किया था, दाम का प्रारंभ। सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेर शाह सूरी ने किया था, सोने की असरफी, दाम का और रुपये का सोने की असरफी भी शेर शाह सूरी ने किया था। अब देखिए अगला है अभिलेख। अभिलेख के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है क्या, पत्थरों पर खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। पत्थरों पर जो खोदकर लिखा जाता है उसको अभिलेख कहते हैं। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख होता है, छोटे छोटे पत्थरों पर जो होता है उसको शिलालेख बोलते हैं। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना, स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है, स्तंभ लेख कहलाता है। ठीक है। तो छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख, और फिर पत्थरों को खोदकर लिखा जाता है उसको अभिलेख बोलते हैं। शिलालेख और अभिलेख में अंतर आ गया। शिलालेख क्या होता है, छोटे पत्थरों पर, अभिलेख होता है जो बड़े पत्थरों पर लिखा जाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख होता है। स्तंभ लेख ऊंचे जगह पर लिखेंगे उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ लेख बोलेंगे। ठीक है। और क्या कहलाता है, अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। प्रमुख अभिलेख क्या है, विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। ठीक है, डेरियस ने किया था। देखिएगा पहला अभिलेख बोगजगोई से मिला जो तुर्की या एशिया माइनर में है, तुर्की या एशिया माइनर में है। हाथी की गुफा अभिलेख, इसे कलिंग राज खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। ठीक है, नंदराज गंगवंश। एहोर अभिलेख राजस्थान पुलकेशिन सेकेंड ने हर्षवर्धन पर विजयी की चर्चा की है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़ अभिलेख, उसमें रुद्रदायन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक है। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद, इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की थी। ठीक है। भीतरी अभिलेख गाजीपुर में पड़ता है, गाजीपुर में भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त ने हुर्नों पर आक्रमण की चर्चा की थी भीतरी अभिलेख में। अब बिहार अभिलेख बिहार शरीफ, स्कंदगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ की चर्चा की थी बिहार अभिलेख में। ठीक है। अब अगला है देवपाड़ा
देवपाड़ा अभिलेख बांग्लादेश में है, यह सेन वंश के शासक विजय सेन का है। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में है, प्रतिहार शासक भोज का है। मंदसौर अभिलेख एमपी में है, मालवा शासक यशोवर्मन का है। स्तंभ लेख अगला क्या है, स्तंभ लेख, यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं, स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। मेहरौली स्तंभ मीन्स दिल्ली, मेहरौली स्तंभ कहाँ है, दिल्ली में। चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य का है, इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, अभी तक जो उसमें है जंग नहीं लगा हुआ मेहरौली स्तंभ में, अर्थात यह अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है, यह अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा स्तंभ अभिलेख, मथुरा स्तंभ लेख यूपी में पड़ता है, स्कंदगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य का है, इसमें सहिष्णुता की चर्चा है। ठीक है। एरन स्तंभ अभिलेख एमपी में है, भानुगुप्त का है, इसमें सती प्रथा की चर्चा है, बौद्ध स्तंभ लेख एमपी वासुदेव का है, शुंग वंश की चर्चा है इसमें, हेलियोडोरस और गणध्वज स्तंभ अभिलेख एमपी में है, इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन, हेरोडोटस हिस्टोरिका और मेगास्थनीज इंडिका और पेरीप्लस ऑफ द अर्थेनस सी अज्ञात है ये। टॉलमी जियोग्राफिका, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, अलबरूनी किताबुल हिंद तहकीक ये हिंद, मार्को पोलो चीन का यात्री, फाहियान फौकूथी चंद्रगुप्त सेकेंड और हेनसांग CQE हर्षवर्धन। ठीक है। चलिए अगला है फाहियान, 399 ईस्वी में फौकुओथी पुस्तक, यह चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य के दरबार में आया था, यह उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा की थी। ठीक है। शुंग 512 ईस्वी में चीन, यह बंगाल के बोस में लिखा हुआ है, हेनसांग 629 ईस्वी में CUकी, यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया, इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इति संग चीनी यात्री था, यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां फोटोकॉपी अपने साथ चीन लेकर गया था। ठीक है। इबन बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था, यह 7000 किलोमीटर की यात्रा कर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया, इसकी पुस्तक रेहला थी, क्या था, रेहला। अब्दुल रज्जाक, यह फारस का रहने वाला था, विजयनगर काल में आया था और इसका पुस्तक मतला ए साहेन है, यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ठीक है। साहित्यिक स्रोत क्या है दोस्तों, लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं, लिखित स्रोत को कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है। गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। ठीक है। उदाहरण क्या है, अर्थशास्त्र। धार्मिक स्रोत क्या है, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। ठीक है। धार्मिक स्रोत। गैर ब्राह्मण वैसे स्रोत, जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता, उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य, यह प्राकृत भाषा में मिले हैं, इन्हें आगम कहते हैं जैन साहित्य को। उदाहरण के लिए 12 अंग, 12 उपांग और आधा रंग सूत, भगवती सूत्र, मूल सूत्र आदि पुराण है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्म की 200 कहानियां हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है।
ठीक है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है, ठीक है। चलिए, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है जो 3 पुस्तकों का समूह है। कौन कौन सा है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है, इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं बौद्ध धर्म का। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। अभिधम पिटक इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है वेद के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या है वेद? देखिएगा यहाँ पे, ये है क्या, एक तरफ वेद है और ज्ञानी है, और ब्राह्मण ग्रंथ है, उपवेद है, ज्ञानी है, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट में क्या है, ऋग्वेद और सामवेद और क्या यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब देखिए यहाँ पे जो है वेद कितने हैं? 4 हैं। ज्ञानी कितने हैं? 4 हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 4 है। उपवेद कितने हैं? कितने हैं? ये सब है, ठीक है। चलिए, वेद क्या है आपका? ऋग्वेद है। ज्ञानी क्या है? धैत्री है। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौस्तकीय ऐत्रेय। उपवेद क्या है? यजुर्वेद। मतलब ऋग्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद। और ज्ञानी मतलब प्रजापति है। ज्ञानी जो है प्रजापति। तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। कैसे? सामवेद का ज्ञानी है उद्गाता, और ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस, और फिर गंधर्व देव है उपवेद। गंधर्ववेद है सामवेद का गंधर्ववेद। देखिए उपवेद जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम इसी से कनेक्ट करके डायरेक्ट उसी को पहले बोलते हैं। ऋग्वेद हो गया आयुर्वेद का। सामवेद जो है सामवेद का उपवेद हो गया गंधर्ववेद, और यजुर्वेद का धनुर्वेद हो गया। अथर्ववेद का हो गया शिल्यदेव, ठीक है। उसी प्रकार से ऋग्वेद का ज्ञानी हो गया धैत्री, और सामवेद का ज्ञानी होगा उद्गाता, और यजुर्वेद का ज्ञानी हो गया अर्बु, और अथर्ववेद का ब्रह्मा हो गया। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौस्तकीय ऐत्रेय, और सामवेद का ब्राह्मणीय ग्रंथ है पंचवीस, और यजुर्वेद का ब्राह्मणीय ग्रंथ है तैत्रेय शतपथ, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। और फिर ऋग्वेद का ज्ञानी है प्रजापति, और सामवेद का ज्ञानी है नारद, और यजुर्वेद का ज्ञानी है विश्वामित्र, और अथर्ववेद का ज्ञानी है विश्वकर्मा, ठीक है। तो आइए हम लोग वेद पे चर्चा करते हैं। वेद क्या होता है? वेद की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण द्वैवायन ने व्यास ने वेदों का संकलन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, अतः वेद को त्रयी कहा गया गुप्त काल में, ठीक है। चलिए, अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में रखा गया, ठीक है, अथर्ववेद को। अगला देखिए फर्स्ट नंबर ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। 10 मंडल, 1028, 10,558, मतलब 10 याद रखना है इसमें ऋग्वेद में, ठीक है। 10 याद रखेंगे, याद हो जाएगा। 10 याद रखेंगे तब। 10 मंडल हो गया, 10 28 सूक्ति हो गया, 10 580 हो गया आपका ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं की जो इसमें अधिकता है, इसी के कारण इसे कहते हैं क्या? ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। गायत्री जो मंत्र है वो सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। शूद्र का प्रयोग पहली बार किसमें हुआ? ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराण है। दूसरा तथा
सातवां मंडल पुराण है, क्योंकि इसका संकलन पहले ही हो गया था। इसका संकलन पहले ही हो गया था। पहला तथा 10वां मंडल नया है। पहला तथा 10वां मंडल नया है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। इसका संकलन बाद में हुआ, इसलिए 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। 9वें मंडल में क्या है? सोमदेव की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को धेत्री कहा जाता है, धेत्री कहते हैं। ठीक है, धेत्री कहते हैं। अगला है ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं, जिसमें चिकित्सा का चर्चा है। वेद में उपवेद आयुर्वेद है, इसमें चिकित्सा का चर्चा है आयुर्वेद में। ठीक है, आयुर्वेद में सामवेद, इसमें 1875 मंत्र है। सामवेद में 1875 मंत्र है, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। 99 जो मंत्र है वही सामवेद के, बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ही ग्रहण कर लिया गया है। ठीक है, बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सारे गामा पधा नी की चर्चा है। ठीक है, ये संगीत यज्ञ के समय पाए जाते थे। सामवेद, तो सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते थे। ठीक है, सामवेद ज्ञानी को, सामवेद जो ज्ञानी होता है उसको उद्गाता बोलते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद है। ठीक है, चलिए अगला है गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। नारद। ठीक है, यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। ठीक है, अगला है अर्थववेद। अर्थववेद, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र है। ठीक है, 6000 मंत्र है अर्थववेद में। इसमें जादू टोना वशीकरण इत्यादि की चर्चा है। जादू टोना वशीकरण इत्यादि का चर्चा है। ठीक है, आरण्यक, अगला है दोस्तों क्या? आरण्यक। देखिएगा, वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो आरण्यक कहलाता है। पुस्तक जो जंगल में किया था उसको आरण्यक बोलते हैं। अर्थववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है। अर्थववेद को छोड़कर सभी पुस्तक क्या है? आरण्यक है। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या 6 है। तो ब्याजो निसी कुछ कच्छ, ब्याजो निसी कुछ मीन्स व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण अष्टाध्यायी पाणिनि, ज्योतिष बृहद संहिता, वाराह मिहिर, निरुक्त शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, छंद शास्त्र, छंद शास्त्र, कल्प शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। अगला है पुराण। देखिएगा, पुराण, इसकी रचना महर्षि ऋषि तथा उग्रश्रवा ने किया था। इसकी संख्या 18 है। इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। 5वां वेदों या वेद कहते हैं। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। मत्स्य पुराण में इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है मत्स्य पुराण में। ठीक है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। ठीक है, और इसमें सातवाहन, मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है मत्स्य पुराण में। वायु पुराण में इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था।
समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। उपनिषद, इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद है। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती थी। ठीक है, अगला है उपनिषद 108 है, किंतु 13 उपनिषद ही मान्यता प्राप्त है। 108 है लेकिन 13 ही उपनिषद मान्यता प्राप्त है इसका। ठीक है, बृहद नारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। कठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाया गया है। कठोपनिषद में इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द का महत्व इसमें दिया गया है, ओम शब्द का। ठीक है, चलिए अगला है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद है, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। ज्वालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है जलोपनिषद में। अलोपनिषद में क्या है, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के द्वारा हुई थी। अलोपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है, इसकी रचना अकबर ने की थी। स्मृति साहित्य क्या है दोस्तों, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। ठीक है, स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है, दलित तथा महिला को नीच दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। ठीक है, 12 वर्ष बताया गया है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कार की संख्या 16 होती है। दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऋण 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ठीक है, आश्रम की संख्या 4 है। जन्म से 5 की अवस्था को बाल्यावस्था व शिशु अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था और शिशु अवस्था। देखिए अगला है पॉइंट दिया हुआ ब्रह्मचर्य। 5 ईयर से लेकर 25 ईयर तक के बच्चा को गुरुकुल में शिक्षा दिया जाए उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष परिवार के साथ होता है, 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ है 50 ईयर से लेकर 75 वर्ष तक सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में वानप्रस्थ होता है, वानप्रस्थ जीवन। सन्यासी जीवन होता है 75 साल के बाद का जीवन को कहते हैं क्या? सन्यासी जीवन। वन में तपस्या मतलब क्या? एक हो गया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और एक हो गया सन्यासी जीवन। ठीक है, महाकाव्य देखिएगा। महाकाव्य की संख्या 2 है। कौन कौन है? महाभारत और रामायण। ठीक है, रामायण इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे। 12,000 श्लोक थे प्रारंभ में, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हो गया। मतलब पहले 12,000 श्लोक था, अभी जो है 24,000 श्लोक हो गया। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। कब पूरा किया गया था? तो गुप्त काल में पूरा किया गया था। महाभारत इसकी रचना वेद व्यास ने की। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जिसमें 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000 श्लोक है। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है।
देखिए महाभारत का एक बार और कर देते हैं चर्चा, क्योंकि इसका क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इसकी रचना वेद व्यास ने की। किस वेद व्यास ने की? इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता था, जिसमें 8800 श्लोक थे। 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है। 8800 श्लोक थे, अभी कितना है? 1,00,000 श्लोक है। बाप रे बाप। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व है। 18 पर्व है, 1,00,000 श्लोक है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा, भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों वैदिक काल। वैदिक काल का जो है इतिहास हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? वैदिक काल से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर दोस्तों, और छोटा सा चैनल है, आप निर्मम होके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और करवा दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।